वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम क्विक रिवीजन सेशन 3 लाए हैं जो जियोग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट पे रहेगा। यानी इन 3 सब्जेक्ट से हम आज क्वेश्चंस लाए हैं और उसके साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन और जो भी उनके रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो पूरा हम रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो फोकस आपका पूरा होना चाहिए वीडियो पे, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बंदा इतनी मेहनत करके कोई वीडियो बनाता है और उसका कंटेंट लाता है और इसके पीछे मकसद यही होता है कि आप रिवाइज़ कर सकें, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर या यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते, बार बार मैं कहता हूँ। फिर यूट्यूब से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको 50% हेल्प हो सकती है, बाकी 50% खुद आपने करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन राजस्थान इज़ सेलाइन। आपको बताना है इनमें से कौन सी लेक जो राजस्थान में है और सलाइन भी है। तो आपको इसका आंसर आई होप मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर है यहाँ पर सांबर लेक। तो सांबर लेक राजस्थान में भी है और इट इज़ अ सलाइन साल्ट वाटर लेक है, ओके। तो लेक की बात चली तो लेक को जल्दी जल्दी से, सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 मिनट आपके मैं चाहता हूँ बहुत फास्टली हम इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। रिवाइज़ कौन से वाला, सिर्फ एक नज़र लगाने वाला। आपका माइंड बहुत तेज़ होता है, आपको पता नहीं है। एक बार चीज़ को नज़र लगाओ, आपको खुद ब खुद वो माइंड में सेट होती जाती है चीज़ें। क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ पर। चिल्का लेक के बारे में बता दें, उड़ीसा में है चिल्का लेक, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा साफ। तो चिल्का लेक की बात करें, उड़ीसा में है और इट इज़ बिटवीन महानदी और गोदावरी रिवर। जो महानदी और गोदावरी है इसके बीच में फ्लो करती है चिल्का लेक और ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। जो मैंने कलर किया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। इसके अलावा लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स अगर आपको पूछा जाए कौन सी लेक है, दैट इज़ चिल्का लेक, ओके। कास्टल लगून भी इसे कहते हैं। एंड 1981 में इट गॉट द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड। आपको पूछा जाए रामसर जो साइट्स हैं उनमें सबसे पहली वेटलैंड इंडिया की कौन सी है, वो है चिल्का लेक, ओके, अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं चिल्का लेक के रिलेटेड। पहले तो सीधा उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा में है, ये पूछा जाता था, लेकिन आज कल दौर थोड़ा एडवांस हो रहा है तो आगे भी पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। वुलर लेक सब जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया भी है और इट इज़ फाउंड एज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से ये लेक बनी हुई है। एंड इज़ फेड बाई, आपको पूछा है कौन सा रिवर इसको फेड करता है, किसका पानी इसमें पड़ता है, झेलम रिवर जो है वो वुलर लेक में गिरता है, ये आपने याद रखना है। तो और अगर आपको प्रोजेक्ट का पूछा जाए तो तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो इस लेक पे बना हुआ है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। और इसके बाद हम बात करें वैमबंद लेक की, ये केरला के अंदर है। आपको होगी इसका जिक्र क्यों किया, पहली बार सुना है। तो वैमबंद लेक का आपको मैं बता दूं, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। 2033 स्क्वायर किलोमीटर इसकी लेंथ है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ओके। और लोकतक लेक की बात करें मणिपुर में जो है, इसकी खास बात यह है कि इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन का अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो लोकतक लेक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि केबल लमजाऊ जो इंडिया की वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। दुनिया की एक ही ऐसी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि केबल लमजाऊ है। और कहाँ पर है, मणिपुर में। कौन से लेक में है, लोकतक लेक में। ये आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। आगे बात करें सांबर लेक की, अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में, राजस्थान में है। इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इसके कहा जा सकता है और महाभारत में भी इसका जिक्र हुआ है, मेंशन इट एज अ पार्ट ऑफ किंगडम दमन किंग ब्रिसवारा। तो ये भी आपने थोड़ा सा इसमें देखना है, ओके। आगे बात कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पुलिकट लेक पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये लगून है और ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। और गोविंद बल्ला पंत सागर यूपी में है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। गोविंद बल्ला पंत सागर। रिहंद जो डैम रिजर्वायर है वो भी इसी पे है। लूनर लेक की खास बात यह है, लूनर लेक एक तो महाराष्ट्र में है, खास बात यह है इसकी कि इट इज़ क्रिएटेड बाय मेटियोर इम्पैक्ट। तो आपको पूछा है कौन सी लेक मेटियोर से बनी हुई है, तो ये लूनर लेक है, ठीक है। अगर आप बात करें
पुष्कर लेक की, तो ये राजस्थान अजमेर में है, सेक्रेट लेक है हिंदूज रिलीजन में। और सस्ता मुकुटा लेक जो है केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। केरला स्टेट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो है सस्ता मुकुटा। और अस्तमुदाई जो है केरला में है, और ये यूनिक है इसलिए क्योंकि यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम रामसर साइट। अगर आपको पूछा जाए वेटलैंड इकोसिस्टम, यूनिक वेटलैंड इकोसिस्टम लेक कौन सी है, तो वो है अस्तमुदाई जो केरला के अंदर है। इसके अलावा पेरियार बहुत बार पूछा गया है, पेरियार लेक कौन सी स्टेट में है, पेरियार लेक जो है वो केरला में है, आपने याद रखना है, ओके। और संगू लेक जो है वह सिक्किम में है, और इट इज़ अ वेन्यू फॉर द गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल। जो जकारीज जो सिक्किम के लोग हैं, एक ट्राइब है जकारीज सिक्किम की, ये फेस्टिवल बनाती हैं गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल, तो ये संगू लेक पे बनता है। सलीम अली लेक की बात करें महाराष्ट्र में है, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अगर सलीम अली लेक के बारे में पूछा जाए महाराष्ट्र में है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और इसको रिनेम्ड एज अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, यानी ये नाम जो है सलीम अली जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, इनके नाम से ये लेक का नाम पड़ा है। बोजतर, ये टी है, बोजतर लेक जो है एमपी में है, आर्टिफिशियल लेक है ये एक। और हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है, आपको इनकी स्टेट पूछा जा सकता है। इसके बात करें, सॉरी इसके अलावा हम बात करें रूपकुंड लेक, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में है रूपकुंड। इंपॉर्टेंट इसलिए है, इज़ अ फेमस फॉर ह्यूमन स्केल्टन, इसमें ह्यूमन स्केल्टन देखने को मिलते हैं, और स्केल्टन लेक कहा जाता है रूपकुंड लेक को, रूपकुंड लेक, स्केल्टन लेक, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूपकुंड लेक। देबर लेक राजस्थान में है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर, जोहार सागर, गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश के आर्टिफिशियल लेक्स के कुछ नाम है। सो दिस इज़ अबाउट द लेक्स। आई होप 5-1 मिनट में हमने लेक को रिवाइज कर लिया, लेक्स को, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ इसका कंसेप्ट चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द जूम कल्टिवेशन इन इंडिया, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे आप चैनल पर मैं देखता हूं जो इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही 3 मिनट लगा देते हैं, भाई वीडियो स्टार्ट करने में ही 15 मिनट लगा देते हैं। ऐसे चैनलों पे आप जो है, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा कंटेंट नहीं देते हैं, लेकिन टाइम का भी आप थोड़ा सा लिहाज रखना होता है। तो हम आपको चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए आपको, ताकि कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग द जूम कल्टिवेशन। जूम कल्टिवेशन आपने सुना ही होगा, जूम कल्टिवेशन इंडिया के अंदर, इसके बारे में बता दें, इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस इन असम, ठीक है। असम के कुछ ट्राइब्स हैं जो जूम कल्टिवेशन स्पेशली करती हैं। इट इज़ रेफर टू एज अ स्लैश एंड बर्न टेक्निक, ठीक है। इसका दूसरा नाम स्लैश एंड बर्न भी है, ये आपने याद रखना है जूम कल्टिवेशन का। इट इज़ इन इट फर्टिलिटी इज़ एग्जॉस्टेड इन फ्यू ईयर्स, ठीक है, फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है कुछ साल में, तो ये कंसेप्ट भी ठीक है। तो इसका मतलब इसके 1, 2 और 3 आंसर होना चाहिए। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ओके। तो थोड़ा सा हम जूम कल्टीवेशन, जूम के अलावा भी हम कुछ और देखेंगे। एक क्विक सी नज़र यहाँ पर, बेसिक कंसेप्ट है ये, इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर एक नज़र हो जाए। जूम कल्टीवेशन स्लैश बर्न एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है, या जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली असम वाले एरिया की कुछ ट्राइब्स हैं जो परफॉर्म करती हैं जूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन पर, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन के लिए, फूड ग्रेन्स हैं, स्पेशली राइस, वीट, मेज, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के दौर में लाई गई थी। इस दौरान में हाई यील्ड वैरायटी सीड जो है का इस्तेमाल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, दैट इज़ नॉर्मन बोरलॉग, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वर्ल्ड के अंदर। और टर्म जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये विलियम गॉड ने दी थी। 2-3 वर्ड याद रखना है, विलियम गॉड ने टर्म दी थी। नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? मिस्टर स्वामीनाथन जो है इस फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था। इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा वाइट रेवोल्यूशन के बारे में। ऑपरेशन फ्लड आपको याद रखना है, वाइट रेवोल्यूशन को कहते हैं टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कौन सा लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करता है? तो आप सबको पता है ये आपका ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो यहाँ पर लगभग इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के जो बिल्कुल बीचों बीच में जो लॉन्गिट्यूड जा रही है, तो ये लॉन्गिट्यूड कौन सी डिग्री पे है? ये है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। आपको दिख रहा है कौन सी साइड में है? ईस्ट साइड में, ओके। तो ये कौन सी लॉन्गिट्यूड, आपको पता है ईस्ट और वेस्ट की तरफ चलते हैं। इधर आपका वेस्ट आ गया, ठीक है, उस तरफ लॉन्गिट्यूड जो आ रहा है ईस्ट आ रहे हैं। तो इस तरह से 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपने याद रखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बोल देता हूँ। लोकेशन सबको मालूम होगी कि इंडिया की जो लोकेशन है लैटिट्यूडनल बेस पे हम देखें तो 8 नॉर्थ से लेकर 37 नॉर्थ में पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, 8 से लेकर 37 नॉर्थ यानी अप्रॉक्सीमेटली 29 का डिफरेंस, डिग्री का डिफरेंस है। और लॉन्गिट्यूड में 68 से लेकर 97 तक ईस्ट फैला हुआ है इंडिया, ठीक है। 29 इसमें भी अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पाया जाता है, ओके। तो आगे हम बात करें सॉर्थन मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार आइलैंड में है, लेकिन अब कहते हैं 2004 में कि फ्लड में ही चला गया था। तो कन्याकुमारी की बात करें, इसको केप कैमरून कहते हैं। ये सॉर्थन मोस्ट पॉइंट इंडियन मैनलैंड का है। मैनलैंड और टोटल ओवरऑल इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड को मिलाएं तो फिर निकोबार आइलैंड का वो इंदिरा पॉइंट आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी आएगा। तो इसके अलावा बात करें, ये आप बता रहे थे हाँ यहाँ पर 82.5 भी कह सकते हो, 82.30 डिग्री ईस्ट भी कह सकते हैं। तो ये आपने, तो यहाँ पर देखो पॉइंट में दिया है 5, यहाँ इस तरह से भी दे सकते हैं आपको। तो आपने लॉन्गिट्यूड लेना है इंटरने स्टैंडर्ड टाइम। इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। कहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में पास होता है? शंकरगढ़ फोर्ट, मिर्ज़ापुर, यूपी, ओके। एंड डिफरेंस याद रखना है कितना डिफरेंस टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, जो लंदन में है ग्रीनविच मीन टाइम, उससे 5.5 घंटे का यानी 5 घंटे और 30 मिनट आगे है हमारा इंडिया। तो ये आपने इस हिसाब से कैलकुलेशन भी करवाई जा सकती है क्वेश्चन में आपको कि फलानी कंट्री का टाइम तो कितना डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड लॉन्च्ड इन। स्नो लियोपर्ड प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो आपको बताना है। तो स्नो लियोपर्ड जो प्रोजेक्ट है इट वाज लॉन्च्ड इन 2009 में लॉन्च किया गया था। तो इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखे हैं, इनको भी देख लो आप। और ये हैं आपके सामने प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च हुआ था। ऑपरेशन क्रोकोडाइल 75 में, प्रोजेक्ट राइनोसोरस 1987 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1988 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसको एक नज़र ज़रूर आप वैसे लगा लें कहीं ना कहीं। स्पेशली प्रोजेक्ट टाइगर आपको पूछा जा सकता है, इसकी डेट 1973 में। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। नरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन लोकेटेड इन। नरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, एक नरहोल नेशनल पार्क आपने याद रखना है कहाँ पर है, बताना है अभी। नरहोल नेशनल पार्क आपकी यहाँ पर है जनाब, कहाँ पर के? कर्नाटका में, ओके, वेरी गुड। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं, मेरे हिसाब से काफ़ी सारी आपने ये नेशनल पार्क पढ़ लेनी चाहिए। कुछ मैं यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए, जो एक क्विक नज़र लगा लो 2 4 5 स्टेट्स की, सारी स्टेट्स की आपने मोटी मोटी नज़र लगा लेनी है, ठीक है। PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है, गूगल से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स आपके पास है, उसमें भी होगी। अरुणाचल प्रदेश, मोटी मोटी नज़र लगाएंगे एक, ठीक है। मोलिंग नेशनल पार्क नमदाफा अरुणाचल प्रदेश में। असम, बहुत बड़ा क्वेश्चन असम से पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जिसमें 1 हॉर्न राइनोसोरस है। और दिब्रू सिखाऊ मनहास नेशनल पार्क, नमेरी औरंग नेशनल पार्क। तो ये औरंग तक ये आपने याद रखनी है 5 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट जो असम में। बिहार में सिंपल है, एक ही नेशनल पार्क याद रखनी है, वो है आपकी वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार में है। छत्तीसगढ़ की बात करें, इंद्रावती, कंगर और
गुरु खासीदास, तो ये छत्तीसगढ़ की नेशनल पार्क है, इतनी बार नहीं पूछी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने ज़रूर रीड आउट करनी, कुछ भी पूछा जा सकता है। गोवा की बात करें, मोरन नेशनल पार्क, और इसके अलावा गुजरात की, ये अभी रिसेंटली पूछा गया था एग्ज़ाम में, सॉरी राजस्थान की भी पूछी गई थी, गुजरात की पूछी जाती है। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक, हाँ ब्लैक बक पूछी गई थी, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मैरी नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये नेशनल पार्क पढ़ने भी हैं आपने, ठीक है, कभी 15-20 मिनट निकाल के इसको एक बार डाउनलोड करके रीड आउट करें ज़रूर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड, पॉलिटी पे आ गया हम। रिट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इनमें से कौन सी रिट, 5 रिट्स होती हैं, सबको मालूम होगा, ये 5 ही आपके सामने, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोबेशन, स्टैट्यूटरी और क्यूरेंटो। 5 में से आपको बताना है कौन सी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ, अथॉरिटीज़ के खिलाफ जो है रिट्स लग सकती है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो प्रोहिबिशन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं लगाई जाती। तो ऑप्शन यहाँ से निकल गया, यहाँ भी प्रोहिबिशन, यहाँ भी प्रोहिबिशन है, तो इसका मतलब आंसर आपका हो गया बी एंड आंसर हो गया बी, दैट इज स्टैट्यूटरी एंड मैंडेमस। तो मेरी इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं सही होती है, तो कोई प्लीज़ डोंट माइंड। तो हैबस कार्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, भाई बंदा दसो किथे, कौन कहाँ उठाया, क्यों उठाया, कोई बंदे को उठा ले गया ऐसे ही, तो वो होता है हैबस कार्पस। रिट लगाई भाई किधर किधर किसको पूछ के उठा लिया। मैंडेमस की बात, वही कमांड, तो ये कमांड है, इसमें हायर जो कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स को कमांड करते हैं। तो इस तरह से प्रोहिबिशन, स्टैट्यूटरी और क्यूरेंटो को हम ब्रीफली देख ही लेते हैं आगे चल के। तो ये हैबस कार्पस है, टू हैव द बॉडी ऑफ दिस रिट, थोड़ा सा मैं इसको मोटा मोटा हम रिवाइज कर लेते हैं रिट्स के बारे में। डिटेल आगे आपको लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आपको जा सकते हैं। टू हैव द बॉडी ऑफ दिस रिट इज़ यूज टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन, यानी आज़ादी देती है, फंडामेंटल राइट है, एक आर्टिकल 31 में आप देखते हो, जिसमें आपको ये आज़ादी मिलती है कि आपको कोई एवेन्यू उठा लेगा, जैसे थ्रो द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर टू ब्रिंग, हाई कोर्ट भी लगा सकता है 226 आर्टिकल के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 31 आर्टिकल के तहत ये रिट लगा सकता है। टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट, के जो बंदा आपने उठाया कोर्ट में पहुँचाओ भाई 24 घंटे से पहले। द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू दिस रिट अगेंस्ट द बोथ, देखो ये दोनों अथॉरिटीज़ पे लगती हैं, प्राइवेट भी पब्लिक अथॉरिटीज़ पे भी लग सकती हैं। हैबस कॉर्पस कैन नॉट भी, ये थोड़ा डिटेल हो जाता है अगर हम आगे बोलें कि कहाँ कहाँ पर नहीं लगती है। व्हेन डिटेंशन इज़ लॉफुल, ठीक है, कानून के खिलाफ कोई काम कर दिया, यानी ऐसा मुल्क की यानी कोई सिक्योरिटी के खिलाफ को काम किया, उस केस में उठाकर कोई पूछेगा नहीं भाई, उठा लेगा आपको, ये ध्यान रखना। व्हेन प्रोसीडिंग फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेशन और कोर्ट का अगर बीच में कोई मसला आ गया, तो इस केस में भी आपको जो है हैबस कॉर्पस नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपको ये आज़ादी नहीं मिलेगी। डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुडिशेशन और कोर्ट, आपको कोर्ट के बारे यानी जो जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर आपको किसी ने उठा लिया तो 24 घंटे में कहाँ पहुँचाएंगे, तो आपको वहाँ से लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी तरह से मैंडेमस की बात करें तो वही कमांड, क्या कौन कमांड करता है, इशूड बाय द कोर्ट टू द ऑर्डर पब्लिक ऑफिस, कोर्ट ऑर्डर करता है पब्लिक ऑफिशियल को हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। कोर्ट कमांड ही एक सब कोर्ट की कमांड है किसी भी ऑफिशियल को, भाई अपना काम करे। बिसाइड पब्लिक ऑफिशियल इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द पब्लिक कॉर्पोरेशन, जैसे होती है इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल वगैरह पर भी रिट लग सकती है। इनको बंदा काम नहीं कर रहा है तो उस पर भी ये रिट लग सकती है, मैंडेमस। ओके, तो मैंडेमस कैन नॉट बी यूज, तो ये केस भी आप देख सकते हैं जिस पे यूज़ नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करें प्रोहिबिशन की, तो यहाँ पर टू फॉरबिड यानी इशू, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी जो है ये दोनों कोर्ट्स की रिट है, यानी हाई कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट को रीट करता है ऑर्डर। यहाँ पर ये अपने याद है, ये रीट कहाँ लगती है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, स्टैट्यूटरी ये भी हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट दोनों केस में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब कोर्ट टू कोर्ट की बात आए तो ये केसेस के रिलेटेड है। प्रोहिबिशन कह रहा है कि भाई टू प्रिवेंट द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू एक्सीडिंग द इट्स जुरिस्डिक्शन, तो ये लोअर कोर्ट को, एलसी मींस लोअर कोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करने से रोकता है ये प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब है तो रोकना। इट डायरेक्ट इनएक्टिविटी यानी रोकता है कि भाई कोई काम नहीं करना। रिट इज प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट द जुरिस्डिक्शन एंड क्वासी जुरिस्डिक्शन अथॉरिटीज, ठीक है। यहाँ पर आपने सुना क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ ये रिट नहीं लगती है प्रोहिबिशन, लेकिन स्टैट्यूटरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ भी लग सकती है ये रिट, आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा नज़र लगा लें, काफ़ी टाइम जा रहा है।
तो आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन एक और इसके बाद हिट होगी यहाँ पर, किधर गई, क्यूरेंटो भाई व्हाट अथॉरिटी, कोई एम गुस्सा है किसी की जगह पे इलीगली ऑक्युपाइड कर ले कोई जगह, तो क्या कोई ऑफिस बंदा बैठ जाएगा मैं ही हूँ यहाँ का साहब, तो वो उसके खिलाफ ही रिट लग सकती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इन विच पैक्ट warm relation were established between the extremist and moderate the two group of इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सबको मालूम है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में सूर्य स्प्लिट के दौरान स्प्लिट हो गई थी दो पार्ट में, फिर वापस से ये दोनों पार्ट यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कब मिले थे, कब जुड़े थे, तो ये 1916 की बात है लखनऊ पैक्ट के तहत। ओके, थोड़ा सा एक नज़र इधर, दो काम खास हुए थे आप सबको बता दूं मैं लखनऊ पैक्ट के रिलेटेड। 1916 की बात है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट रीयूनाइट हुए, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी दोनों मिल गए थे, ये भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, ये आपने बता दिया आपको, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा आर्टिकल करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 224, जल्दी से बताओ, एक बार नज़र लगा के फिर आंसर कर लो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, याद भी करना है। आर्टिकल 224 यस राइट। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 यस राइट। नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 22 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 यस राइट। तो इसका आंसर होगा नॉट करेक्टली, तो आंसर इसका होगा 3। ओके, ये आर्टिकल अगर आप एक बार नज़र लगा लेते तो कसम से अच्छा हो जाता। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 72 में पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की। अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल में मेंशन है। पार्लियामेंट 79, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 93 स्पीकर डिप्टी स्पीकर, 100 वोटिंग इन हाउसेज, 108 108 में जॉइंट सिटिंग, 110 में मनी बिल, 112 में बजट आ जाएगी, जल्दी जल्दी कर लो रिवाइज, आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे। 123 में प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, 124 सुप्रीम कोर्ट, 143 प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, 148 सीएजी कैग, 280 फाइनेंस कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन, 343 ऑफिशियल लैंग्वेज, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 368 अमेंडमेंट। तो ये कुछ मोटे मोटे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके सामने हैं, तो इसको एक नज़र लगाकर जल्दी से याद कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है, अब यहाँ पर होगी आज की छुट्टी। ओके, तो ये थी आज की क्विक रिवीजन। अगर आपने दो पहले सेशन नहीं देखे हैं तो वीडियो आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखें और चैनल से हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। बहुत सारे एस्पिरेंट सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मॉक टेस्ट जो है ये क्विक रिवीजन हम लाएंगे JKPSI के लिए। और VLW को कंटिन्यू हमारा कोर्स चल रहा है, जो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इन सब के नोट्स भी आपको, ये जो आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं इस तरह की जो पॉलिटी आपको लिखी हुई, ये हैंड राइटिंग नोट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के हैंड रिटन नोट्स हैं। और कंप्यूटर के में जो है वो टाइप किए हुए, खुद ही टाइप किए हुए और नोट्स आपको मिलेंगे। और इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट्स के नोट्स भी हैं, आपके नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। JKPSI की अगर हम बात करें स्पेशली, तो ये जो सब्जेक्ट्स आपको मेंशन हुए इनके आपको नोट्स अवेलेबल होंगे सिर्फ 99 रुपीज़। अगर आपको लगा कि नोट्स लेने के बाद कि भाई पैसे ज़ाया हो गए, 99 रुपये की जगह 599 रुपीज़ मेरी तरफ से आपको बस नंबर अपना भेज देना, मैं गूगल पे कर दूँगा, ठीक है। इतनी कोई गारंटी नहीं देगा, ठीक है। तो आप ये नोट्स लें और इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने से बनाए, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट को इससे फ़ायदा हो। बहुत सारे एस्पिरेंट ले भी चुके हैं और जो नहीं अभी तक जिन्होंने लिया है वो ज़रूर ये व्हाट्सएप इस नंबर पे करके आप ये नोट्स JKPSI के ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें VLW के नोट्स की बात करें, इसके VLW के नोट्स के साथ साथ इसकी वीडियो लेक्चर भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, इन नोट्स के साथ ही प्लेलिस्ट भी मिलेगी। कंप्यूटर के पूरे नोट्स हैं, जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के जो है 50 से थे, लेकिन अब 80% हो चुके हैं इसके भी। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट के नोट्स हैं, रीजनिंग मैथ्स को छोड़कर बाकी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसके अलावा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो अभी आपको सुना है, एक दुख भरी न्यूज़ ही थी, लेकिन अब जो भी हुआ है अब आखिरकार आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको बता दें, यहाँ
लगभग हम कह सकते हैं 60 जो जनरल टॉपिक है 60% तक का सिलेबस जो है आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जिसमें जीके विद स्पेशल रेफरेंस जो 30 मार्क्स का पोर्शन है। इसके बाद 10 नंबर की कंप्यूटर, 10 की इंग्लिश और 10 की जनरल साइंस। ये जो 60 नंबर तक का जो पेपर है इसका आपको इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, यानी तैयार हो चुके हैं, अब आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।